कल हमने सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो आज हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम से ये मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है, किसी चीज़ को अवशोषित करना है, ठीक है। किसी स्रोत से प्राप्त सतत विकिरण को प्रतिदर्श मतलब क्या होता है, सैंपल, जिसपे हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, जिसपे हम लोग को प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मतलब जिसपे हम लोग को देखना है, तो उस पे जैसे पदार्थ बोलते हैं ना, तो प्रतिदर्श का मतलब पदार्थ ही है, ठीक है। किसी स्रोत से ठीक है, तो मैं क्या पढ़ रही थी, किसी स्रोत से प्राप्त सतत विकिरण को किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है तथा शेष तरंगदैर्घ्य को प्रिज्म से गुजार कर प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये आगे का जो चीज़ है ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये मतलब प्रैक्टिकल कैसे कैसे किया गया उसके बारे में प्रूफ दिया गया है, ठीक है। मतलब यही है अवशोषण। बाकी जो स्पेक्ट्रम थे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में दो टाइप्स थे उसके, तो उसको पढ़ लिया गया है। जैसे कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में यह था कि कोई पदार्थ जो है किसी ऊर्जा को प्राप्त करके, किसी का मतलब यह है विकिरण की ऊर्जा को प्राप्त करके, वो क्या है, दो अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम शो करते थे, तो हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिए। अवशोषण स्पेक्ट्रम में ये था कि सतत विकिरण का मतलब क्या है, जो जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा है सतत विकिरण, मतलब ऐसा विकिरण जो, जैसे कि सतत विकिरण मतलब जैसे कि इंद्रधनुष या फिर प्रिज्म से निकलने के बाद जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो एक कलर दूसरे कलर के साथ एकदम ऐसा जुड़ा रहता है कि हम लोग को उनके बीच का गैप पता ही नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ। तो ऐसे ही सतत विकिरण का क्या है, किसी पदार्थ पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्घ्य को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। कुछ को बस अवशोषित किया, बाकी जो जितने रहेंगे, जो शेष है ना, वो क्या करेंगे, प्रिज्म से फिर क्या करेंगे, उसको फिर से गुजारेंगे, तो उसके बाद जो प्राप्त हम लोग को मिलेगा, है ना, जो भी स्पेक्ट्रम है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो इस दोनों को आप लोग क्या कर लोगे, नोट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो, एक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मतलब क्या है, जो पहले वाला का 2 प्रकार था, उनमें से देखो रेखीय स्पेक्ट्रम का ही क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब कैसे होगा, विसर्जन नली में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस डालेंगे, उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे, बस यही सब पढ़ना है अपन को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणविक स्पेक्ट्रम का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी एक विसर्ग नलिका में कम दाब पर हाइड्रोजन गैस लेकर उसमें विद्युत विसर्ग प्रवाहित करें तो लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारकर उसका फोटोग्राफ ले तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। यह स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, बल्कि इनमें बड़ी संख्या में सुस्पष्ट रेखाएं दिखाई देती है, इसे ही रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है, जो हम लोग कैथोड किरणें और एनोड किरणें जब हम लोग प्राप्त किए थे, तो हम लोग कैसा कंडीशन डाले थे, कम दाब और उच्च विभव वाला कंडीशन डाले थे, है ना। और उसमें क्या करते थे, विद्युत का प्रवाह कर देते थे, तब क्या होता था, उसमें से कैथोड किरणें या फिर एनोड किरणें जो भी है वो निकलती थी। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग ये देखोगे कि इसमें जो विसर्ग जो नलिका है उसमें हाइड्रोजन गैस हम लोग को डालना है। अब उस हाइड्रोजन गैस को जैसे ही हम लोग डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग डालते हैं, तब हम लोग ये देखते हैं लाल कलर का जो प्रकाश है वो निकलता है। कैसे,
इसमें विद्युत भी प्रवाहित करना पड़ेगा, तब जाके लाल रंग का प्रकाश निकलेगा। इसी लाल रंग के प्रकाश को फिर से प्रिज्म से गुजारने पर इसका फोटोग्राफ हम लोग ले लेते हैं, तब हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो हम लोग को प्राप्त होता है। लेकिन एक कैसा होता है, सतत नहीं होता है कहा जा रहा है ना। ये कैसे होता है, सतत नहीं होता है, जबकि ये कैसा होता है, एकदम सुस्पष्ट रेखाएं दिखाई देती, मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, ऐसा दिखाई देता है। और बीच का जो जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये ब्लैक कलर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो इसको धीरे धीरे पढ़ोगे तो और समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एक नाभिक होता है, नाभिक के बाद उसके कक्ष पर एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता रहता है ना, इतना तो अपन जानते हैं। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन एक रहता है लेकिन उसके स्पेक्ट्रम में इतने सारे क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये पढ़ते हैं। क्योंकि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर कई वृत्ताकार पथ होते हैं, जिन्हें कक्ष कहते हैं ना। मतलब जो एटम रहता है, एटम के चारों ओर क्या रहता है, कोश रहता है, सेल रहता है, ऑर्बिट रहता है ना। तो उसी को कहा जा रहा है कि वो जो परमाणु है, परमाणु का इलेक्ट्रॉन तो हालांकि कितना है, एक ही है। ठीक है, एक ही है, लेकिन उसके कक्ष ऑर्बिट तो उसके पास और है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, गति करके एक स्टेज से फिर दूसरे स्टेज जाके फिर वापस आएगा, मतलब ये सब इसका प्रोसेस है। ठीक है, उसको और पढ़ते हैं। फिर यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन में उपस्थित एकमात्र इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा कक्ष के में गतिमान रहता है। जब यह ऊर्जा ग्रहण कर या अवशोषित करता है, ठीक है, तो उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में कई पदों में वापस लौटता है। इस कारण इन्हें स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं या रेखाओं के समूह पाई जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि देखो, जब नाभिक है, फिर बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे क्या है इसमें ऑर्बिट बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई प्रकाश को क्या करेगा, हाइड्रोजन अगर वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा या फिर मतलब अवशोषित करके उसको फिर से उत्सर्जित करना चाहेगा, तो जैसे ही ये क्या करेगा, हाइड्रोजन उस एनर्जी को ग्रहण करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, क्योंकि उसके पास कक्षक अनेक हो, कई सारे हैं कक्षक, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को जैसे ही ग्रहण कर लेगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने के बाद पहले इस जगह से इस जगह जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा, ठीक, फिर यहीं से फिर यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, है ना, कक्ष ट्रांसफर कर रहा है मतलब, फिर यही जगह से पूरे यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब ये आने जाने का जो चीज़ है इस इलेक्ट्रॉन का, क्या करके, ये ऊर्जा को प्राप्त करके, है ना, ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है, फिर क्या उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, फिर वहाँ निम्न ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, फिर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ऐसा ऐसा करते जा रहा है। इसलिए इसके कई सारे क्या है रेखाएं हम लोग को प्राप्त होती है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ नीचे इस साइड पे देखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं की श्रेणी, ठीक है, को उनके आविष्कारकों के नाम से जाना जाता है। कुल 5 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो क्रमशः बॉमन, ठीक है, बॉमन ने कितने टाइम पे इसका खोज किया था, मतलब 5 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में खोज किया था। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम कितने टाइप के, 5 टाइप के, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्पेक्ट्रम की खोज की। ठीक,
अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्पेक्ट्रम की खोज की, तो जिसने जिसकी खोज की उसने अपना नाम रख लिया, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग जो खोज है अलग अलग लोगों ने की, तो उसका यहाँ पे सन वगैरह जो दिया है इसको ध्यान दे के थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और इनका नाम जो है वो आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो है बॉमन है, जो कि कितना में है, 1885 में, है ना, देख रहे हो यहाँ पे 1885 में। और दूसरा है पाशन जो 1896 में, ठीक। तीसरा है लाइमैन 1915 में, ब्रैकेट है 1922 में, फंड है 1925, ठीक है। तो ये सब जो क्या है साइंटिस्ट है जो अलग अलग जो श्रेणी है उनकी खोज की है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए ये जो यहाँ पे रुकिए, तो सन 1890 में रिडबर्ग ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंगदैर्घ्यों की गणना करने के लिए क्या है रिडबर्ग सूत्र का समीकरण दिया, जो इस प्रकार से है, ठीक है। मतलब जो रिडबर्ग जो थे, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, वो विभिन्न जो स्पेक्ट्रम के अलग अलग तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक समीकरण तैयार किया, जिसका नाम भी वो मतलब उनका ही नाम के अकॉर्डिंग उस समीकरण का नाम रखा गया है। तो इसमें देखो देखो किसी भी श्रेणी के लिए n1 का मान नियत रहता है, ठीक है, जबकि n2 का मान जो है अलग अलग है होता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों के प्रथम कक्षा में लौटने पर लाइमैन श्रेणी तथा दूसरे कक्षा में लौटने पर बामन, ठीक है, तीसरे में पाशन, चौथे में ब्रैकेट और पांचवे में फंड, ठीक है। तो ये जो है ये जो क्या है फॉर्मूला इन्होंने दिया है। तो इस फॉर्मूला में जो चीज़ है वो उसको देख लेते हैं, जहाँ पे लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य है, ठीक। और बी क्या है न्यू इनवर्स, मतलब क्या है न्यू बार मतलब ये है आर एच को ही एक्चुअल में न्यू बार कह रहे हैं, जहाँ की आर एच जो क्या चीज़ दिया गया बताओ, आर एच रिडबर्ग स्थिरांक, ठीक है, उन्होंने खोज की। तो समानुपाती को हटाने के लिए क्या किया गया है, सॉरी समानुपाती नहीं है, हाँ समानुपाती है, तो उसको हटाने के लिए एक नियतांक की जरूरत पड़ती है। तो नियतांक क्या है, वो आर एच है जो रिडबर्ग स्थिरांक है, जिसका मान कितना दिया गया है, देखो अलग अलग तरीक़ों से दिया गया है, पॉइंट में भी दिया ऐसे भी, ठीक है, 1.09677 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है उसका वैल्यू है। और जहाँ पे n1 और n2 जो क्या है पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ पे n2 क्या होगा बड़ा होगा n1 से, ठीक है। तो ये सब आप लोग थ्योरी इतना तक पढ़ लेना। कल मैं आपको ये जो सारणी है इसके बारे में समझाऊंगी, ठीक है, कि फॉर्मूला में हम लोग कैसे करके उसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि क्या चीज़ आएगा, अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है।